नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज हम लोग शायद मंत्रों के बारे में बात करेंगे। शायद इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक्चुअली हम लोग बात करेंगे करेक्टिव मेथड्स के बारे में। ज़ेनोगा करेक्टिव मेथड्स नाम की एक चीज़ बताती है, इसके ज़रिए हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं बचपन में कभी भी मंत्रों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, बट अब मुझे समझ में आता है शायद यही चीज़ें मंत्र हों। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। एक बड़ी सी पिक्चर मैंने देखना शुरू किया है, आप भी देखिएगा टाइम मिले तो। उसका नाम है द पैसेंजर्स, या पैसेंजर्स नाम है उसका। पिछले साल ही आई है। उसमें प्लैनेट अर्थ से एक स्पेसशिप जा रही है दूसरे प्लैनेट पे। बहुत अच्छा प्लैनेट है वो। तो उसमें काफ़ी साल बाद की बात है, ढेर सारे इलॉन मस्क, ढेर सारे जेफ बेजोस लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा किया होगा। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके ज़रिए वो लोग बहुत बार लोगों को दूसरे प्लैनेट्स पे भेज चुके हैं, और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए कम से कम 150-200 साल लगते हैं। तो आदमी तो जाएगा नहीं। तो उसमें एक उसको आपको पता है ना, टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आपको सुला देते हैं, एक तरह से आपकी बॉडी को डेड कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं आपको 10 साल 15 साल बाद फिर रिवाइव करेंगे। तो ऐसे ही वो टेक्नोलॉजी एकदम फ्लरिश हो चुकी है और लोग जाते हैं ऐसे ही। तो इस स्पेसशिप पर भी ये जा रही है। इसमें 5000 लोग ऐसे ही अपने आप को सुलाकर दूसरे प्लैनेट पर पहुंचेंगे 150 साल बाद, या ऐसे कुछ है, या 100 ऐसे कुछ साल बाद। और रास्ते में एक बंदा बेचारा जल्दी उसकी मशीन में जल्दी से इंजेक्शन पड़ जाता है, जल्दी से उड़ जाता है और देखता है तो अभी उसको वो प्लैनेट पे पहुंचने के लिए अभी भी 90 साल बाकी हैं। बाकी सब सो रहे हैं, ये अकेला उठ गया बेचारा। अब इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिखाते 1 साल तक बेचारा अकेले ही परेशान, कोई है ही नहीं वहाँ, खाने पीने के लिए है, बेड बिस्तर है, लोग सोए पड़े हैं, ऐसे कुछ करने को ही नहीं है। फिर उसको बहुत गिल्ट आता है, बहुत ही बड़ा हिम्मत करके। एक लड़की थी, उसने बुक्स भी पढ़ ली, बीच में काफ़ी किताबें थी। इसको हाइबरनेशन, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन से कैसे रिवाइव किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। तो उसने बड़ी हिम्मत करके एक लड़की को उठा दिया। मतलब उसमें मशीन में कुछ गड़बड़ कर दी, तो मशीन में कुछ गड़बड़ दी तो आदमी अपने आप उड़ जाता था। वो लड़की भी उड़ गई, तो दोनों बोलते हैं मैं भी ऐसे उड़ गया, तुम भी एक्सीडेंटली उड़ गई, पता नहीं क्या हुआ। और कब पहुँचेंगे हम लोग? 90 साल बाद। अरे तुम कब से जग रहे हो? बोलता है 80 साल, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई और हम लोग को जाना पड़ेगा वापस। मतलब वापस भी नहीं जा सकते बिकॉज उसने मैसेज भेजा अर्थ पे, तो उसमें मैसेज तो रिकॉर्ड हो गया। जब उसने भेजा तो लिखा हुआ था योर मैसेज विल रीच अर्थ इन 16 years एंड व्हेन अर्थ सेंड्स यू बैक मैसेज इट विल टेक ऑलमोस्ट 34 more years। इंटरस्टेलर मैसेजेस जाएंगे ना। बेचारा परेशान करें क्या। एनीवेज चल रहा है, कहानी ठीक चल रही है, बेचारों को थोड़ा प्यार मोहब्बत हो गया। इसी बीच में एक और बंदा उठ गया। वो भी प्लैनेट, वो क्रू था, स्पेसशिप का क्रू था। क्रू समझते हैं ना, जो लोग काम करते हैं इनके लिए। सब लोग ये देख रहे हैं क्या गड़बड़ हो गया। पहुंचने वाली थी ये जल्दी, मतलब अभी 100 साल बाद जब हम लोग पहुंच जाते हैं, 90 साल बाद, तब हम सब उठने वाले थे। ये तो जल्दी उठ गए हम सब, कुछ गड़बड़ हो गई। तो जो कैप्टन था, या शायद कोई था, वो चेक करना शुरू कर दिया तो कुछ गड़बड़ी होने लगी है प्लेन स्पेसशिप में। तो उसने कहा एक काम करना पड़ेगा, शायद मैनुअली सबको रीराइट करना पड़ेगा। तो कुछ हैं प्रोग्राम्स हैं सॉफ्टवेयर के, उनको सबको रीराइट कर रहे थे। तब तक फिर बंद कर दी मैंने अपना काम, दूसरे काम में लग गया। तो अभी आगे देखूंगा। कहीं हमारी दुनिया भी ऐसे नहीं है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कहीं और शायद ये जो मंत्र हैं, ये हमारे ही माइंड में जो भी थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स ही हमको अट्रैक्ट कराते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, तो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब ये मत पूछिएगा मुझसे थॉट्स क्यों आते हैं। भाई हम सुनते हैं और उससे हमको थॉट्स आते हैं। जो भी चीज़ सुनते हैं उससे हमको थॉट्स आते हैं, और जो थॉट्स आते हैं वही हमको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ज़ेनोगा ये कहती है कि जब भी आपके मन में कोई भी थॉट चलती है, वो ऐसे ही नहीं चलती, उसके पीछे कुछ खास चीज़ है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा जैसे एक डॉक्टर चेक करता है मरीज़ को, उसके बॉडी में चेक करता है ना क्या बीमारियां हैं। ऐसे ही आपको अपने थॉट्स में चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ियां हैं। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग ड्रिफ्ट्स नाम कुछ एक हमने डिस्कस भी किया था ना। हर
बार जितनी बार हमारा थॉट्स एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाते हैं, तो बीच बीच में कभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है, कभी वाइफ के साथ लड़ाई के बारे में सोचने लगता है, कभी फिलॉसफी के बारे में सोचने लगता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग ड्रिफ्ट्स हैं, रोज़ होते हैं हमारी लाइफ में। और ये ड्रिफ्ट्स, इनको प्रोपेल कौन करता है, इनको धक्का कौन मारता है? कोई खास तरह के इमोशंस। और ज़्यादातर ये जो इमोशंस होते हैं वो नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं। और किसी बहुत समझदार लोगों ने ही इनको डायग्नोज भी किया होगा, नहीं तो फिर शुरू में तो लोगों को पता भी नहीं होगा। जैसे जानवरों को क्या पता कि उनके एक्शंस एंगर वाले हैं कि जेलसी वाले हैं। आमतौर पे वैसे एनिमल्स में तो बहुत कम, नहीं जेलसी होती होगी, तभी तो एनिमल्स में भी होती है। पता है, एक फीमेल को अगर एक मेल अप्रोच कर रहा है, उससे ताकतवर मेल है तो उसको हटा देता है वहाँ से। या किसी डॉग का कोई अपनी जगह है, उस पर दूसरा टेरिटरी में घुस जाता है तो डॉग्स उनको हटा देते हैं। आपको पता है ना, डॉग्स अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। तो हमारे जो माइंड में जो भी थॉट्स चलते रहते हैं, उनको प्रोपेल करने वाला, धक्का मारने वाला खूब ढेर सारे इमोशंस होते हैं। हमको ज़ेनोगा का बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ड्रिफ्ट वॉचिंग। उसमें हमको अपने थॉट्स को स्टडी करना होगा। जब भी बैठे हैं कैजुअली, अगर पेन और पेंसिल के साथ करें तो बहुत ही अच्छी बात है, ना कर सकें तो कम से कम ऐसे ही ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से थॉट है। और अगर कर सके तो पेन पेंसिल के साथ ही करें, तो उससे हमको नोट डाउन कर पाएंगे हमारे ड्रिफ्ट्स को। उसके बाद उन ड्रिफ्ट्स में हमको डायग्नोज करना पड़ेगा कि कौन सा ड्रिफ्ट सेक्स से ज़्यादा प्रोपेल्ड है, कौन सा ड्रिफ्ट में एंगर ज़्यादा है। मैं कल एक बार इसको रिवाइज़ करूँगा कि कौन से ड्रिफ्ट कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा। और एक बार वो जब ड्रिफ्ट्स आप देख लें तो 3-3 महीने पे उनकी समरी बनानी पड़ती है कि मेरे मन में एंगर ज़्यादा है, मेरे मन में सेक्स ज़्यादा है, मेरे मन में जेलेसी ज़्यादा है, मेरे मन में पेन बहुत ज़्यादा है। इन सबको जब हम देख पाएंगे तो हर बंदे के अंदर अलग अलग तरीके की ड्रिफ्ट्स होती हैं, इमोशंस ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अदर इमोशंस। करेक्टिव मेथड इसी इमोशंस का करेक्शन है। पुराने ज़माने में कहते थे कि मंत्र गुरु देता है शिष्य को स्टडी करके। तो हम मंत्र के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है शायद यही होगा, बिकॉज हमको अपने थॉट्स को करेक्शन के फॉर्म में डालना है। तो ज़ेनोगा कह रही है बोल रहे हैं कि करेक्टिव मेथड्स मतलब कुछ खास तरह के थॉट्स आपको अपने मन में रिपीट करने होंगे। या तो साइलेंटली भी रिपीट कर सकते हैं या बोल बोल के भी कर सकते हैं। बोल बोल के ना करें, साइलेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको ख़ास तौर से तब करें जब आप 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं। वैसे भी कर सकते हैं, सोते समय आप जब सोने जा रहे हैं तब भी रिपीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ड्रिफ्ट या कौन सी इमोशन आपके अंदर ज़्यादा है। एंगर ज़्यादा है तो एंगर के लिए अलग ड्रिफ्ट है, अलग करेक्टिव मेथड है। अगर सेक्स ज़्यादा है तो सेक्स के लिए अलग करेक्टिव मेथड है। तो इसको मैं बताने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक अंकल ने मुझसे पूछा आज कि ओशो, लाओ त्से जैसे लोग तो ये कहते हैं कि कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको खुद को जानना है जस्ट डू नथिंग। और आप कह रहे हैं कि इतनी ढेर सारी मेहनत करनी है। तो उन्होंने कोटेशन दिया कृष्णमूर्ति का, ओशो का, कि कुछ नहीं करना है। बट वो जो कुछ नहीं करना है ना, उसके बारे में ये बहुत डीप चीज़ है। जब भी हम कुछ नहीं करना है, इसका मतलब ये है कुछ भी करने लायक दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है, और वो कुछ न कुछ जो चाहता है वो कहाँ से है? किसी न किसी डिज़ायर से। और वो डिज़ायर कहाँ से आती है? या तो डर से आता है डिज़ायर हमको, भाई बूढ़े हो गए हैं तो हमको जवानी चाहिए, या सेक्स से आता है। ये चीज़ इनको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज नहीं तो क्या होगा पता है, जब हम स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ेंगे, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की बुक्स भी पढ़ेंगे, और मैंने खुद देखा है, मैं उसमें था, उनको पढ़ के वो शब्द तो दिमाग में चलते रहते हैं और फिर ये भी लगता है शायद मैं जान गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था ना, कॉलेजेस में था, तो मेडिसिन के बहुत से टर्म्स थे, बहुत सी बीमारियाँ थी, उनको मैं पढ़ता था, उनको रटता था, उसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसको हम लोग कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद कौन कौन सी उसके इलाज होते हैं, ये सब हम रखते थे प्रैक्टिकल के बिना शुरू में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में। और उसको जब वाइवा देते थे तो बिल्कुल हम लोग ऐसे बोलते थे जैसे कोई पूछे कि बताइए डॉक्टर साहब, खांसी के अलग अलग कारण क्या होते हैं, तो हम लोग सीधे बोल देते थे जो भी बीमारी दिमाग में याद आती थी। तो कैंसर याद आ गया तो कैंसर बोल दिया। सर खांसी का एक कारण हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है, लंग कैंसर से खांसी आती है। तो डॉक्टर चिढ़ता था हम लोगों से। अच्छा, तो आपके पास पेशेंट आया,
और सीधे सबसे पहले पेशेंट को कैंसर ही बोलोगे, तुमको कैंसर ही है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है भाई। कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन रीज़न है खांसी आने का। ठीक ऐसे ही नाम जानते थे मेडिकल कॉलेज में अलग अलग बीमारियों के, लेकिन कौन सी बीमारी कितनी खतरनाक है, कौन सी बीमारी में पेशेंट को अलर्ट करना है, कौन सी बीमारी में पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है, कौन सी बीमारी में इन्वेस्टिगेशन महंगा है, कौन सी बीमारी में इन्वेस्टिगेशन सस्ता है, किसका इलाज पॉसिबल है, किसका इलाज पॉसिबल नहीं है, ये बहुत से सिंपल क्वेश्चंस हैं। आज मैं एज ए डॉक्टर उनको देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। मैं देखता हूँ पेशेंट को, मैं बोलता हूँ तुमको कब से तुमको जाना चाहिए, पीजीआई लखनऊ जाना चाहिए, सस्ते इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज नहीं है और इलाज भी होगा तो बहुत लंबा चलेगा। तो ये तब होता है जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देख पाते हैं, बीमारियों को, बीमारी के पीछे जो शब्द हैं उनको। लेकिन हम जब स्पिरिचुअलिज्म में पढ़ते हैं तो हम कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ें तो सारी की सारी चीज़ें एक ही लगती हैं। किसी ने कह दिया कि सेल्फ को ख़त्म करना है, और कैसे ख़त्म होगा? सिंप्लिसिटी से ख़त्म होगा। किसी ने बताया कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तुम्हारे कर्म की वजह से, पास्ट कर्म की वजह से। तो अब उस पास्ट कर्म के बारे में कुछ कर तो सकते नहीं। तो अब ये लगता है, भाई साहब कह रहे थे कि सर अगर हमारे पास्ट कर्म ही हमारी प्रॉब्लम की जड़ हैं तो हो सकता है हमारे पास्ट कर्म की वजह से हमको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा। तो ये तुक्के लगाता है हमारा मन, और ये तुक्के में ज़िंदगी बीत जाती है बहुत से लोगों की। मेरी भी बहुत साल तक चली। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब भी आप इन करेक्टिव मेथड्स को अप्लाई करें, ये तुक्का नहीं है। मंत्र ऐसा नहीं है कि किसी गुरुजी ने बोल दिया राम 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 करना है तो मंत्र काम नहीं करता। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि एंगर सेक्स से कहीं ना कहीं अलग है। जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है कि एक ही विटामिन की गोली ले ली सब ठीक हो जाएगा। एंगर मोटे मोटे में एंगर है, जेलसी है, सेक्स है, ये सब को जिनों अलग अलग करती है। और ये चाहती है, कहती है हमसे कि आप उनको देख पाइए अपने अंदर में जब भी आए। और जब आप इनको देख पाएंगे, ध्यान से देख पाएंगे कि मेरा ये थॉट, कौन सा थॉट? ये वाला थॉट, उस बंदे की तारीफ मेरे सामने कैसे हो सकती है, मेरे और उसके बीच में कहाँ बहुत डिफरेंस है, मेरी हैंडराइटिंग भी तो साफ़ है, उसकी भी तो साफ़ है, तो मुझे कम क्यों, उसको ज़्यादा क्यों? हम दोनों ने तो उतने मेहनत की है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे और मुझे कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? हम दोनों तो एक ही माँ के बच्चे हैं, तो उसको ज़्यादा प्यार क्यों मिलता है, मुझे क्यों ज़्यादा कम प्यार मिलता है? अगर मैं मोटा हूँ तो मुझे लोग इस नज़र से क्यों देखते हैं उसको? ये सारे के सारे थॉट्स सच्चाई बयान नहीं करते। सच्चाई क्या है? जो चीज़ जैसी है। अगर एक आदमी मुझे देख करके ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये है उसको मेरे अंदर में कुछ चीज़ अजीब लग रही है। और अगर इसको एक्सेप्ट करने के बजाय, इसको देखने के बजाय मैं ये पूछूं, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अब मैं गुस्सा हो जाऊं तो मैं एज इट इज सच्चाई को नहीं देख पा रहा हूं। तो हम जब अपने मन के थॉट्स को स्टडी करेंगे तब हमको दिखाई देगा कि एंगर कहां है। एंगर की तरह दिखना चाहिए, पेन की तरह दिखना चाहिए। और जब एंगर की तरह दिखेगा, लेकिन आउटबर्स्ट पे नहीं, जब गुस्सा आता है तब नहीं, जब जेलसी पकड़ के रख लेती है ना तब नहीं, जब कंपटीशन अंदर चलता है तब नहीं, जब भी बुखार, किसी भी इमोशन का बहुत तेज बुखार आ रहा है तब तो वो ऑब्वियस है और हम उसमें कुछ कर नहीं पाते। वो हमारे पानी कहते हैं जिनोवा की भाषा में, पानी आपके सर के ऊपर गया, आप डूब गए, आप कुछ नहीं कर पाते। आपको इन लहरों को, एंगर को, जेलसी को, सेक्स को, इन सारी लहरों को बहुत जब धीमे धीमे चल रही होती उसी समय पकड़ना होगा। ये थॉट्स में ही पकड़ पाएंगे। अपने थॉट्स के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे, अरे सर ने उसके लिए कुर्सी रखी, मेरे लिए कुर्सी नहीं रखी, सर ने उसको उसको देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे नहीं। अरे पता है सर ने अनिल को फ्री में बुक दे दी थी, मुझे नहीं दी थी। ऐसे ढेर सारे इंसिडेंसेस हमारे आसपास होते हैं और वो जब हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत बार इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो इमोशन बन जाता है। और इमोशन को जब हम इवैल्यूएट करके उसका नेचर पकड़ पाएंगे कि ये एंगर है, कि सेक्स है, कि कंपटीशन है, कि कंपैरिजन है, इस तरह, तब हम करेक्टिव मेथड्स अप्लाई कर पाएंगे। और ये भी एक आध दिन के अंदर में नहीं कि एक आध बार देख लिया तो हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे अंदर में एंगर ज़्यादा है, सेक्स कम है। हमको ये देखना पड़ेगा, एक एक हफ्ते का ब्लॉग बनाकर, एक एक हफ्ते का चेक करके उसको हम लोगों को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। उस परसेंटेज को फिर हम यूज़ करते हैं 3-3 महीने के
इवैल्यूएशन करने के लिए। तो 3-3 महीने की आपकी डायरी होगी जिसमें आप अपने थॉट्स को बार बार स्टडी करेंगे। दिन में चाहे 20 बार कर लीजिए बस, या 10 बार, कि कौन सा थॉट चल रहा है, इसमें एंगर है, एक ही बार एक थॉट पकड़ लिया आपने। ऐसे 20-20, 25-25 बार भी अगर आपने एक एक सेकंड के लिए अपने थॉट्स को स्टडी किया तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये जैसे हम लोग बॉडी के खून का सैंपल लेते हैं, 3-4 ml लेते हैं, बॉडी में 3 लीटर खून है, 3-4 ml से ही हम लोग जज कर लेते हैं कि खून में एंगर ज़्यादा है मतलब आरबीसी ज़्यादा है तो किस टाइप की आरबीसी है, किस टाइप की बैक्टीरियाज हैं। ऐसे ही आपको अपने थॉट्स में उनके सैंपल निकालने पड़ेंगे। ऐसे बैठे स्टडी कर रहे हैं, अच्छा सर से मिला था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी आदमी के बारे में थॉट स्टडी करें, मेरे मन को क्या थॉट्स हैं, मेरी मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी किताब के बारे में, किसी टीचर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐसे स्टडी करें कि क्या थॉट्स चल रहे हैं और उसको नोट डाउन करें। उसको देखें कि क्या मैं किस तरह के थॉट से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, रिपेल हो रहा हूँ। जब नोट डाउन करेंगे तब मैं आपको कल उसका एंटीडोट बताऊंगा।